अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट क्लास में याद होगा कैश बुक स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो आज मैं अब उसी कैश बुक को आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों के साथ काम करवाया था और अब आज मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 ही से आगे आपको मैंने कहा था कि आप मजीद इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो चीज मेन अहम है वो यही है कि पहले तो रिवाइज थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि क्या था। कि देखिए, मैंने बताया था कि कैश बुक एक ऐसी किताब, एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसी जर्नल है जिसमें एक बिजनेस अपने दिन भर का या पूरे महीने का तमाम कैश की रिसीविंग और कैश की पेमेंट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अगर नोट्स देखा होगा तो उसमें बताया होगा कि 3 तरह की कैश बुक थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर में जो इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है उसको कहा जाता है 3 कॉलम कैश बुक। क्यों कहलाता है 3 कॉलम कैश बुक? क्योंकि उसमें डिस्काउंट का, कैश इन हैंड का और कैश इन बैंक का कॉलम होता है। पहली लाइन में हमेशा कंपनी का नाम लिखेंगे, दूसरी लाइन में 3 कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हैं या सिर्फ कैश बुक भी लिख सकते हैं। और ये कॉलम ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डिस्काउंट, इधर सेल डिस्काउंट और इधर परचेज डिस्काउंट। और अगर सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट आप भूल जाएं कि इधर सेल डिस्काउंट था या उधर सेल डिस्काउंट था तो कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ लिख दीजिएगा डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, कोई जरूरत नहीं फिर अगर भूल जाए तो, वरना हमेशा सेल डिस्काउंट इधर आएगा, परचेज डिस्काउंट इधर आएगा। बाकी सारे कॉलम बिल्कुल सेम है, सिर्फ इन दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है लेफ्ट साइड रिसिट और ये है राइट साइड पेमेंट साइड। ये मिड पॉइंट है, ये 2 पेज पे बनाइएगा आप एग्जाम के अंदर कॉपी पे। ये मिड पॉइंट है, देखिए सीधे तरफ मैंने इसको थोड़ी थिक लाइन ड्रॉ की है। बाकी इधर रिसिट साइड है, इधर पेमेंट साइड है। जब भी रिसिट होगा इधर लिखा जाएगा, जब भी पेमेंट होगी इधर लिखी जाएगी। ये सारी बातें पहले पिछले लेक्चर में मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है, कर चुका हूं मैं। आगे मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन का, स्टडी नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक मैंने आप लोगों से करने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 तो एग्जैक्टली मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों ने कर लिया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तकरीबन वही सारी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में से मैंने उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें ऐसी थी जो कि शायद चेंज होना शुरू हुई। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमने इसको, मैं आपको 3 ऐसा करता हूं कि मैं एक दफा फिर करवाता हूं ताकि 3 का आपको इसका मिल जाए। कि 3 में आप देखिए कि स्टार्टिंग वही पॉइंट है कि कंपनी यूजिंग 3 कॉलम कैश बुक, कि कंपनी यूज करती है 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं और फिर बताता हूं, जैसे आपके पास चूंकि सॉल्व तो मौजूद है, आप इसको वहां से देख लीजिएगा या आपने किया होगा तो सही कर लीजिएगा। कंपनी यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन दिस डेट, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000 एंड बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक 75,000। क्या करना है, आपने डेट की कॉलम डालना है, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी लिखना है, कैश इन हैंड में लिखना है 50,000, बैंक में लिखना है 75,000। फिर जनवरी 1 को कैश परचेजेस कितनी है, 20,000। तो कैश परचेजेस कहां आना चाहिए, क्योंकि जब परचेज करेंगे तो हम हमेशा पेमेंट करेंगे और जब पेमेंट करेंगे तो कौन सा साइड होगा, तो पेमेंट के लिए हमेशा इस्तेमाल होगी पेमेंट साइड। क्योंकि परचेज में तो पेमेंट साइड इधर आ जाएगा, यहां लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी, एक तो नहीं आती, 6 जब भी आती है ना। तो यहां पर आप लिखिएगा परचेजेस, डेट डालिएगा, यहां सिर्फ लिखिएगा परचेजेस और कैश इन हैंड के कॉलम में लिखिएगा 20,000 रुपए। इसी तरह 3 तारीख को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, रिसिट साइड में लिखिएगा, डेट डालिएगा, यहां सेल्स लिखिएगा और कैश इन हैंड में लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर इसके बाद 5 तारीख को परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर 2,000 एंड चेक। देखिए अब क्या है कि पिछली दफा में मर्चेंडाइज परचेज हो रही थी, लेकिन यहां अब सप्लाईज परचेज हुई है। परचेज चाहे मर्चेंडाइज हो यानी गुड्स हो, परचेज चाहे अपना कोई फर्नीचर हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, या जैसा कि अभी ऑफिस सप्लाईज है, हर सूरत में क्या हो रहा है, पेमेंट होगी। किस साइड पे लिखिएगा, पेमेंट साइड पे लिखिएगा। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज के बाद है तो, लेकिन चूंकि पेमेंट चेक से हो रही है तो कैश इन हैंड में नहीं, कहां लिखिएगा, कैश इन बैंक में लिखिएगा। फिर आपसे वो कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अलिफ ऑन क्रेडिट। अब ये देखिए, ये वाली बात मैंने समझाई थी
कि कैश बुक, पहले दिन कैश बुक में हमेशा कैश की रिसीविंग और कैश की पेमेंट है, लेकिन अगर कभी आपसे कोई परचेज या कोई सेल्स ऑन क्रेडिट पर या ऑन अकाउंट दे दे तो उसको कैश बुक में उस दिन नहीं लिखेंगे। यहां पे अक्सर बच्चों के ध्यान में आता है सवाल कि क्यों नहीं लिखेंगे सर, आज नहीं मिलेगा तो कल पैसे मिलेंगे, तो कल पैसे मिलेंगे तो हम लिख लेना चाहिए, या खरीद रहे हैं आज पैसे नहीं दिए तो कल देंगे, कल देंगे तो आज। देखो बात यह है कि हम असल में उस तारीख की बात कर रहे हैं। अगर इस सवाल में देखो तो हमने 8 तारीख को परचेज किया, 8 तारीख को, लेकिन हमने उधार परचेज किया। तो जरा सोचो 8 को अगर हम परचेज करते हैं उधार पे तो क्या हम पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे, यही लिखा है ना उधार। जब नहीं दे रहे तो किसी भी कीमत पर हमारे पास से कोई अदायगी नहीं हुई। जब अदायगी नहीं हुई तो ना हमारा कैश का बैलेंस ना बैंक का बैलेंस ना बढ़ा ना कम हुआ। तो इसलिए उस तारीख को, जिस तारीख को उधार पे खरीदा जाएगा या उधार पे बेचा जाएगा, उस तारीख को कभी भी कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन उस तारीख को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। फिर यहां पे जहन में सवाल आ सकता है कि फिर कहां रिकॉर्ड होगी? तो इसके लिए एक अलग स्पेशल जर्नल्स होते हैं। ये उन दिनों में उस तारीख में, क्योंकि देखो भाई उधार पे खरीदा है या उधार पे बेचा है तो ट्रांजेक्शन तो है ना बिजनेस की। और ये ट्रांजेक्शन अगर तुम जनरल में सोचो तो तुम बनाते थे कि जब हम उधार पे खरीदते थे तो परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, सेल करते थे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो समझ लो यहां रिकॉर्ड नहीं होगी। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि रिकॉर्ड ही नहीं होगी, इस जर्नल में, इस रजिस्टर में, इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी किसी भी बुक में, रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, मेरा ख्याल ये बात अगर थोड़ी बहुत थी तो क्लियर हो गई होगी। प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद है 10 तारीख को इशूड चेक। अब वही 10 तारीख, 8 तारीख को देखो हमने पेमेंट नहीं की तो हमने नहीं लिखा, लेकिन 10 तारीख को चेक इशू किया। अलिफ को, अलिफ नाम रख लिया था मैंने ऐसी। तो पेमेंट साइड पे यहां पे लिखिएगा डेट, यहां लिखिएगा अकाउंट पेबल, और पेमेंट चेक से हो रही है तो बैंक में लिख देंगे 15,000 रुपए। ठीक है। 12 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर बे 5,000 डिपॉजिट सेम डे इनटू बैंक। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और जो तमाम बातचीत मेरी है वो इसी चीज को समझाने के लिए अभी की है कि अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हम क्या करते थे। तो मैं इससे पहले कि अगला सवाल शुरू करूं, मैं ये बात दोबारा एक दफा समझा के इन 3 पॉइंट को आज के बाद में क्लियर करना चाहता हूं कि देखो अगर कभी भी यानी ये सारी के लिए है, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में कहा जाए कि चेक क्या हुआ है, इशूड हुआ है या पेड हुआ है, चेक इशूड होगा या चेक पेड होगा, तो वो तो हमेशा किस साइड पे आएगा? नजर आ रहा है ये इंक सही रेडिंग, वरना मैं रेड से ना लिखूं क्योंकि रेड थोड़ा सा लाइट्स में वो होता है, छोड़ देता हूं, रेड से नहीं करता मैं, इसको मैं ब्लू मार्कर से लेके जाता हूं। ठीक है, ये हमेशा पेमेंट साइड पर किस कॉलम में? कैश इन बैंक में आएगा। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में चेक, कोई भी चीज खरीदी जाए या पेमेंट की जाए और उसमें चेक के इशूड का जिक्र हो तो हमेशा पेमेंट साइड में डेट डालो, जो वजह से पेमेंट हो रही है वो वजह लिख दो, परचेजेस तो परचेजेस, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर, सैलरीज दिए तो सैलरीज, रेंट दिया है तो रेंट, और बैंक में लिख दो। ठीक है। लेकिन अगर कभी भी चेक रिसीव हो रहा है, चेक के रिसीव होने का दिख है, तो 2 बातें गौर से सुनो। 2 केसेस हैं। हो सकता है चेक रिसीव का जिक्र हो, जब भी चेक रिसीव का जिक्र हो और आगे उसके लिख दे एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये चीज लिख दे सेम डे। अब हो सकता है सेम डे लिखे, सेम डे ना लिखे, यानी चेक रिसीव हो रहा है और वो लिख दे के डिपॉजिट हो गया सेम डे पे। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि यही चेक रिसीव का लिखे कि चेक रिसीव हुआ है
लेकिन आगे उसके चेक रिसीव होने के बाद आगे कुछ ना बोले, बस चेक रिसीव्ड, बस यहां बात खत्म हो जाए, डिपॉजिट का जिक्र ना हो, चेक रिसीव्ड हो। तो इन दोनों का फर्क जहन में बैठा लो कि अगर चेक रिसीव्ड हुआ है, डिपॉजिट हो गया है बैंक में सेम डे, तो हमेशा इसको क्या करो, रिसिट साइड पे लिखो और कैश इन बैंक में लिखो, क्योंकि चेक हमारे पास रिसीव हुआ, आया और वो बैंक में डिपॉजिट हो गया। लेकिन अगर सिर्फ चेक रिसीव है और उसके उस दिन डिपॉजिट का जिक्र नहीं है, तो उसको सिर्फ रिसीव साइड पर कैश इन बैंक में और कैश इन हैंड में लिखो, बैंक मत लो। क्यों? क्योंकि चेक रिसीव होने के बाद इस वाले पॉइंट में डिपॉजिट हो गया, लेकिन ये दूसरे पॉइंट में चेक रिसीव होने के बाद डिपॉजिट नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी इशू का जिक्र हो तो एक ही बात, पेमेंट साइड कैश इन बैंक, लेकिन जब रिसीव का जिक्र है तो दो बातें, रिसीव हुआ वहीं पे खत्म हो गया तो रिसिट साइड कैश इन हैंड, लेकिन अगर रिसीव के साथ डिपॉजिट का जिक्र आ जाए, बेशक सेम डे कहीं लिखा हो ना लिखा हो, तो रिसिट साइड कैश इन बैंक। ठीक है, लेकिन अगर यही चेक जो ऊपर रिसीव होता है किसी अगले दिन में जाकर क्या कहा जाए कि लास्ट डे का चेक जो हमने पिछले दिन यानी रिसीव किया था, जरूरी नहीं कि लास्ट डे लिखा हुआ हो, वो चेक अगले दिन जाके अगली तारीखों में जाके क्या हुआ हो, डिपॉजिट हुआ हो। यानी क्या डिपॉजिट हुआ है, चेक डिपॉजिट हुआ है, या क्या डिपॉजिट हो, कैश डिपॉजिट हो, उस सूरत में हमेशा कौन सी एंट्री बनती है, कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री तो मैं फिर डिस्कस करूंगा, ठीक ठाक डिस्कस करूंगा, तो वो अभी आपको अगली दफा बताता हूं। ठीक है, तो ये तीन याद रखिएगा, चेक इशूड हमेशा पेमेंट साइड कैश इन बैंक, चेक रिसीव डिपॉजिट का जिक्र हो तो रिसिट साइड बैंक, लेकिन डिपॉजिट का जिक्र नहीं हो तो सिर्फ रिसिट साइड। हाँ, अब वही चेक आगे जाके अगली तारीखों में बैंक में डिपॉजिट हो जाए तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, और कॉन्ट्रा एंट्री पिछली क्लास में भी सिखाई थी, अभी अगली क्लास में भी इसको दोबारा करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि और बाकी चीजों को डिस्कस करते हुए चलूं। अगर आपको कोई उसमें मुसीबत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको मजीद बता दूंगा। अच्छा जी, तो रिसीव 12 तारीख पढ़ा था मैं, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर बे 5000 एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। तो कहां आएगा, यहां पे लिखिएगा। अब चूंकि रिसीव कैश मिस्टर बे के साथ कुछ नहीं है तो लिखिएगा अकाउंट रिसीवेबल, ब्रैकेट में बेशक लिख दिएगा मिस्टर बे, कितना डिपॉजिट हुआ 5000, डायरेक्ट बैंक में लिख दीजिए 5000। 12 तारीख के बाद 14 तारीख की तरफ बढ़ते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर जीन, ठीक है 6000, मगर आगे क्या लिखा है, बट येट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये याद रखिए, ये बट येट नॉट डिपॉजिटेड जैसी लाइन मैंने स्पेशली लिखी थी ताकि तुम 12 में और 14 में फर्क फील कर सको, यानी 12 वाली डेट के ट्रांजेक्शन में और 14 तारीख वाली डेट के ट्रांजेक्शन में, क्योंकि ये कहना कि चेक डिपॉजिट नहीं हुआ तब भी समझ में आता है कि चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, लेकिन अगर ये ना कहा जाए कि चेक डिपॉजिट हुआ तब भी बात यही है कि इसका मतलब चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। तो ये लिखा हुआ जरूरी नहीं है जो 14 में लिख के आया है कि रिसीव चेक, तो आप जो 14 तारीख है उसमें दोबारा लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, जीन का नाम लिखिएगा, लेकिन वो कैश इन बैंक में नहीं लिखिएगा। कहां लिखिएगा, कैश इन हैंड में। मैं इस तरह से चेक करा रहा हूं कि मेरा ख्याल है आपने सॉल्व किया हुआ होगा। 18 तारीख को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज या ऑनर के किसी इस्तेमाल को बता दिया जाए तो वो ड्राइंग होता है। ड्राइंग हमेशा ऑनर बिजनेस में से पैसा निकाल के ले जाता है, इसलिए ड्राइंग हमेशा पेमेंट साइड पर आएगा। और उसी लाइन को गौर से पढ़िएगा, उसी को पढ़ के अंदाजा होगा कि पैसा कैश इन हैंड से निकाला जा रहा है या कैश इन बैंक से। तो जब ये 18 तारीख आती है, यहां 18 तारीख की डेट डालिए, यहां ड्राइंग लिखिए और दोबारा लाइन को अगर पढ़िए तो 18 तारीख को लिखा हुआ है विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, के बिजनेस वाला कैश निकाला है तो इसका मतलब है कैश इन हैंड में आएगा। अगर यहीं पे लिख देता बैंक से निकाला है तो कैश इन हैंड की जगह बैंक में लिख देते। फिर 25 तारीख को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब जो ये ऑफिस यूज आ गया,
ये डिपॉजिट यानी कॉन्ट्रा एंट्री का उलट है। ये भी अभी हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री तो बार बार आएंगी, मैं फिर दोहराऊंगा, अभी रिपीट करूंगा। और कॉन्ट्रा एंट्री दोनों जानेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। इसके बाद पेड सैलरीज फ्रॉम बैंक, तो यहां पे लिखिएगा जनवरी की 30 तारीख, आप लिखिएगा सैलरीज एक्सपेंस और बैंक में लिख दीजिए। यहां अकाउंट में वही नाम लिखा कीजिए जो आप जनरल एंट्री के वक्त इस्तेमाल करते थे। पेड इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल 15,000, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल को मिला के कहते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस, तमाम जो बिल है। तो आप यहां लिख लीजिएगा, पेमेंट साइट पर डेट डालिए 31, यूटिलिटीज एक्सपेंस, और कहीं नहीं लिखा कि पेमेंट कहां से हो रही है, बैंक से, चेक से, तो कैश इन हैंड में लिख दीजिए 15,000। तो ये था A3, क्वेश्चन नंबर 3 था A3 कंपनी का। और आप उम्मीद है मुझे कि आपने अच्छे से इस काम को कंप्लीट किया होगा, देखा होगा। आप इसको चेक कीजिएगा, आपने अगर काम किया है तो इसको आपने सही से रिकॉर्डिंग पे रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के भी चंद पॉइंट्स हैं जो आप शायद पूछना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें वही सवाल है कि कैश इन हैंड जो है वो मौजूद है 1 लाख रुपए, बैंक जो है 1,45,000 रुपए। शुरू कीजिएगा 1 लाख रुपए और 1,45,000 रुपए कैश इन हैंड, कैश इन बैंक में लिखिएगा। फिर सिंपल है, परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये है आसान सा था, परचेज गुड्स पेमेंट साइड पे, सोल्ड गुड्स सेल्स के तौर पे रिसीट साइड पे। जुलाई 5 को चेक कीजिए, क्या लिखा है, परचेज 2 कंप्यूटर्स फॉर 2,000 ईच एंड पेड थ्रू बैंक। अब देखिए यहां एक आपसे गेम की गई है, परचेज कितने, 2 कंप्यूटर्स, और आगे लिखा है 2,000 ईच के हिसाब से। इसका मतलब है 2 कंप्यूटर्स हैं, 2,000 रुपए के खरीदेगा। आप शायद आप बोले यार 2,000 कौन सा कंप्यूटर मिलता है, छोड़ो यार वैल्यूज पे मत जाओ अभी कि कितने का मिलता है। 2 कंप्यूटर जब खरीदे गए हैं तो इसको कहां लिखना चाहिए, इसको पेमेंट साइड पे लिखना चाहिए, ठीक है। यहां लिखिएगा पेमेंट साइड पे, लेकिन ख्याल करिएगा पेमेंट साइड पे लिखते हुए 1-2,000 का खरीदा गया, जो वर्ड है ना कौन सा बता रहा है हमें कि ये 2 खरीदे गए, तो कैसे 1 मतलब 2 तो खरीदे गए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि 1-2,000 का है। तो देखिए 2,000 के बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, हाँ ईच, सही कहा। तो पेमेंट साइड पे लिखिएगा, डेट डालिएगा, यहां लिखिएगा कंप्यूटर, या कंप्यूटर नहीं तो आप लिख सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, और चूंकि पेमेंट थ्रू हुई है चेक के, तो आप बैंक के कॉलम में लिख दीजिएगा 4,000। गॉट इट। तो ये परचेज है। फिर परचेज मिस्टर मर्चेंडाइज फ्रॉम आहद है ऑन क्रेडिट। आप जानते हैं कि ये नहीं आएगा, 40,000 की पेमेंट परचेज है उधार की, ये नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्रेडिट पर है, सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। लेकिन अगली तारीख को 10 तारीख को आहद को पे किया गया चेक के जरिए से 30,000 पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का लफ्ज समझ लेना, पार्ट पेमेंट का मतलब होता है कि पूरे पैसे अभी नहीं दिए गए हैं, उस पैसे का कुछ हिस्सा अदा किया जा रहा है। तो आप पेमेंट साइड में अकाउंट पेएबल और 30,000। यहां पे एक बात रखना, कभी डिस्काउंट है कभी आगे पढ़ोगे, इस वक्त इसका डिस्काउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ऐसी एक लफ्ज अभी इस्तेमाल होगा फुल सेटलमेंट, जब तक कोई सेटलमेंट का लफ्ज इस्तेमाल ना हो उस वक्त तक तुमने ये समझना है कि भाई 40,000 थे जिसमें से 30,000 अभी दे दिए, बाकी 10,000 देना बाकी है, ठीक है। ये लफ्ज जरा जहन में रखना, सेटलमेंट। शायद ये बात अभी पूरी समझ में नहीं आई, लेकिन अभी आगे पढ़ोगे तो मैं इस चीज को बता दूंगा। मगर यहां ये समझ लेना बस जरूरी है कि 40,000 टोटल अमाउंट थी, 30,000 पे कर दिया, 10,000 पे कर देंगे कल, परसों, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, और जब पे करेंगे आ जाएगी, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी हम 30,000 पे कर रहे हैं। 12 तारीख को कैश रिसीव मिस्टर अशद से 10,000 सेम डे डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर वही वाली बात कि क्या रिसीव किया, जैसे चेक रिसीव करते थे, लेकिन इस दफा चेक नहीं कैश रिसीव किया और डिपॉजिट कर दिया, कहां, सेम डे बैंक में। तो फिर वही वाली बात है कि रिसिप्ट साइड पे कहां आएगा, कैश इन बैंक, लेकिन इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। यानी समझाना यही है कि कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है, अगर या कब नहीं बनती, जब हमने रिसीव किया और उसी दिन डिपॉजिट कर दिया तो दो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनाओगे। लेकिन रिसीव करके पहले कैश इन हैंड में लिखा आज और आने वाले कल को आपने डिपॉजिट किया तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो इस वक्त कैश रिसीव किया लेकिन उसी दिन डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो कॉन्ट्रा एंट्री यानी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, यानी दोनों जानिब इंटर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर महोदय कस्टमर है जिसको पे किया है आपने चेक से 12,000, पेमेंट साइट पर आ जाएगा, अकाउंट पेएबल 12,000 से। फिर अब आ रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी दोनों जानिब। फिर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज,
ये प्राइवेट यूज है, पर्सनल यूज है, ड्राइंग की एंट्री आएगी, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, और पेड वेजेस टू एम्प्लॉय 40,000 फ्रॉम द बैंक, ये वेजेस एक्सपेंस है, बैंक में आएगा, शेयर शॉप रेंट पे किया है, कहीं लिखा कैश इन हैंड में आएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब यहां तक आपको इसी तरह से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सारे आसान है। कैश बैलेंस 75,000 है, बैंक का बैलेंस 1,05,000 है, तमाम ट्रांजेक्शन दिए गए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पेमेंट साइड। अच्छा, अब इसमें एक लफ्ज है जुलाई 3 को जो लिखा हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लफ्ज है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब ये जरा फर्क समझना, क्या लफ्ज है पहला पेमेंट, फिर लिखा है रिसीव। अब कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि पेमेंट है कि रिसीव है, लेकिन यार बात को समझना, बेसिकली आगे किससे रिसीव होने के लिखा है, कस्टमर। तो कस्टमर का जो लफ्ज लिखा है उससे तय हो गया ये बात कि असल में कस्टमर ने हमें पैसा दिया। तो अब एक बात सोचो, अगर कस्टमर ने हमें पैसा दिया ये लफ्ज लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, पैसा तुम्हें मिला या तुमने दिया की वजह से कहोगे कि पैसा दिया है? नहीं ना, तुम क्या कहोगे कि पैसा वसूल हुआ। तो यहां पेमेंट का लफ्ज लगाया गया, लेकिन पेमेंट कस्टमर के लगाएगा, कस्टमर ने हमें पे किया, हमने क्या किया, रिसीव किया। तो ये जरा सा टेक्निकल चीज है यार, थोड़ी सी इंग्लिश को समझते हुए करिएगा कि किस लम्हे हम इस तरह बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कंफ्यूज करने को। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, सिर्फ वर्ड को रट्टा लगा के मत बताइए, अच्छा पी पेमेंट पेमेंट साइड, रिसीव रिसिट रिसिट साइड, नहीं, थोड़ा सा तवज्जो से उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो हाँ जी, कहां आ गया, तो ये आ गया पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर 37,500। कहां आएगा, रिसीव साइड पर, अकाउंट रिसीवेबल लिखिएगा, और कोई जिक्र नहीं है बैंक का तो कैश इन हैंड में लिखिएगा। फिर परचेज गुड्स एंड पेड थ्रू बैंक, ये बार बार समझा चुका हूं, पेमेंट साइड पर आएगा, परचेज लिखेंगे और कैश इन बैंक में लिखेंगे। फिर परचेज मर्चेंडाइज मिस्टर रेयान से ऑन अकाउंट है, ये नहीं आएगा। फिर चेक इशू हुआ और हाफ अमाउंट कह रहा है रेयान को पे किया, तो 45,000 का 45,000 का हाफ अमाउंट क्या बनता है, 45,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी सारा पैसा नहीं दिया तो बनता है तकरीबन 22,500 रुपए। तो पेमेंट साइड पे अकाउंट पेबल अयान, और किससे पे किया है जनाब, चेक इशू किया है तो बैंक में आ जाना चाहिए। ठीक है, 8 तारीख को पेमेंट रिसीव परचेज है, 8 तारीख को कुछ नहीं होगा, 10 तारीख को पेमेंट साइड पे, 12 तारीख को ऑनलाइन डिपॉजिट फ्रॉम मिस्टर जयान 7,500 इनटू बैंक। ये है एक नई चीज, ऑनलाइन आपको मालूम होना चाहिए। ऑनलाइन असल में आजकल जो हमारे इंटरनेट के थ्रू जो बैंकिंग होती है या ऑनलाइन बैंकिंग उसे कहते हैं, जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट विदाउट डिले पहुंचा सकते हैं, यानी फिजिकली जाने की वजह नहीं है। और मेरा ख्याल है अब मुझे बच्चों को ऑनलाइन समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा इस पे काम करते हो। तो इसमें हुआ ये कि हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया जयान ने, तो सीधी सी बात है, पैसा कहां आया, हमें क्या हुआ, मिला, रिसीव हुआ, किस साइड पे लिखेंगे, रिसीट साइड पे लिखेंगे। जयान ने रिसीव किया, तो जयान कौन है, कस्टमर होगा तभी दे रहा है, ऐसी फालतू पे हमें ज़कात फितरे की रकम तो नहीं दे रहा होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल जयान लिखिएगा और कैश इन बैंक पे लिख दीजिएगा कि 7,500। 14 जुलाई को फिर नाफे ने सेंड किया एक चेक, मिस्टर नाफे या कस्टमर अगेन सेंड अ चेक 9,000। अब ये चेक आया हमारे पास, लेकिन क्या उसने कहीं लिखा है कि ये चेक डिपॉजिट हुआ, नहीं लिखा है। तो ये कस्टमर ने जब चेक दिया है तो रिसिट साइड पे, और जब डिपॉजिट का नहीं लिखा तो कैश इन हैंड। यही बात मैंने कहा कि चेक रिसीव हुआ है, आया है, तो हमेशा कैश इन हैंड में लिखिएगा जब तक कि डिपॉजिट का जिक्र ना हो। उसके बाद आगे चलिए जल्दी से, चेक रिसीव नाफे का है, कैश पेड इनटू बैंक 21,000, कैश पेड इनटू बैंक दूसरा नाम है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का, और कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कैश पेड इनटू बैंक दूसरा नाम है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का, और कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। फिर है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ ऑनर रेजिडेंशियल हाउस रेंट। रेजिडेंशियल कहते हैं रिहायशी को, और रिहायशी घर उसका पर्सनल यूज है, ये ड्राइंग है। ठीक है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। फिर लास्ट है 30 को पेड वेजेस और ऑफिस रेंट। आई बिलीव कि मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से आता होगा। तो ये बेटा मैंने 5 पॉइंट सवाल थे, जिनमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट थे जो उम्मीद थी मुझे कि आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, वो मैंने इस सवाल में डिस्कस किया। अब पहली क्लास में खत्म करता हूं, अगली क्लास में इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।